हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का वन शॉट लेक्चर होने वाला है, यानी एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स फुल चैप्टर को हम निपटाएंगे इन कम्प्लीटली वन शॉट। और वन शॉट का मतलब ये नहीं होगा कि ऊपर ऊपर से बातें होंगी, इसका मतलब ये डिटेल्ड वन शॉट है, यानी बारीकी से चीजों की बात होगी। इन फुल्ली डिटेल्ड वीडियो होने वाला है ये, यानी एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपको कोई भी दर्द कोई भी पीड़ा हो सारी आज दूर हो जाने वाली है मात्र एक ही वीडियो में। कोई भी चीज जो बारीकी से बारीक चीज, छोटी से छोटी चीज भी ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं कराएं, हर एक चीज को डिटेल में करने वाले हैं, कुछ भी चीज से बाहर नहीं आने वाली होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सीट बेल्ट हेलमेट सब लगा लो, नजरें बिल्कुल सामने होनी चाहिए, क्योंकि हमारी अब गाड़ी फुल स्पीड में चलने वाली है। चाहे ब्रेकर आए या कुछ भी आए, अब वो रुकने वालों में से नहीं है। यानी डिसिप्लिन को मेंटेन करके आपको सामने देख के पढ़ाई करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है ना। अगर सामने नहीं देखते हो गाड़ी चलाते वक्त तो दुर्घटना घट जाती है ना, तो यहाँ पे भी अगर सामने आप नहीं देखोगे तो दुर्घटना घट जाएगी। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, हेलमेट नहीं लगाओगे तो चोट लग जाएगी। इसलिए शांति से एक जगह बैठो और देखो, नहीं तो आपको ही दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैं करा रहा हूँ तो आपको भी पढ़ने की जरूरत है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस का सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। हालांकि कुछ डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ डिफरेंस मैं तब लिखूंगा जब मैं इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा आपको कि इसमें ऐसे चेंज होता है, उसमें ऐसे चेंज होता है, एसिड्स में ऐसे चेंज होगा, बेसिस में ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बात करते हैं सिंपल कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H+ आयंस और H3O+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों को ये तो याद रहता है कि H+ आयंस रिलीज करते हैं कहाँ, ये भी याद रखना, इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी एसिड्स को जब हम पानी में डालते हैं ना, एसिड्स को जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयंस या फिर H3O+ आयन। ये जो H3O+ आयन है इसको हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। यानी जब हम एसिड्स को पानी में डालते हैं तो या तो H+ आयंस प्रोड्यूस होता है या फिर H3O+ भी हो सकता है। दोनों ही केसेस पॉसिबल है, सिर्फ आपको ये याद नहीं रखना, दोनों याद रखना। अच्छा, ये कैसे बनता है ये थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। जैसे कि कोई सा भी एसिड का नाम ले लो, HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl ले लिया, इसको जब आप पानी में डालोगे, जब इसको आप पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, H+ रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा, Cl- अलग हो जाएगा, मानते हैं। H+ तो रिलीज होगा ना, यानी ये एक एसिड है, जब इसको पानी में डालोगे तो H+ रिलीज होगा। लेकिन एक बात बताओ, पानी तो अभी भी है ना, पानी तो अभी भी है। यानी ये जो H+ निकला हुआ है ये फर्दर पानी से रिएक्ट जब हो जाता है तो वो बन जाता है H3O+। क्या बन जाता है, H3O+। यानी फर्दर रिएक्शन से ये जो H+ है यही चीज कन्वर्ट हो जाती है H3O+ आयंस में। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, फ्यूज आपका उड़ा हुआ नहीं है। सही है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसमें क्या होता है, बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। लिखना जरूरी है, पानी के अंदर ही अगर बेस को मैं डालता हूं तो वो कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयंस। समझ आई बात। अच्छा, दूसरा स्टेप, दूसरा पॉइंट क्या है, दे आर सोर इन टेस्ट। यानी एसिड्स आर खट्टे इन टेस्ट। एसिड्स खट्टे लगते हैं, जब खाओगे ना तो खट्टे लगेंगे। बेसिस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब कड़वे होता है। अच्छा, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है वो कोरोड कर देंगे किसी भी सब्सटेंस पे अगर वो गिरते हैं तो। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। ऐसा इसलिए होता है जैसे कि H2SO4 यहाँ लिखा हुआ है, दे आर H2SO4 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत तगड़ा एसिड होता है। ऐसा एसिड होता है कि मान लो एक बूंद H2SO4 की आपके टकले पे गिर जाए तो आपका टकला गायब, आपका टकला गायब। सिंपल सा ऐसा है, मतलब किसी भी चीज पे वो गिर जाए तो वो चीज को खराब कर देगा, कोरोड कर देगा। दैट्स व्हाई एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर व्हाइल द बेसिस आर सोपी टू टच। बेसिस साबुन की तरह होते हैं, जब छूओगे ना तो ऐसे लगेंगे साबुन की तरह होते हैं। कितना मस्त फीलिंग आएगी ना, साबुन की तरह होते हैं बिल्कुल। यानी साबुन भी क्या है, एक बेस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स भी कुछ होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं, अरे भाई एसिड्स कौन होते हैं, जो H+ या फिर H3O+ आयन प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन।
जो H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम प्रोड्यूस कर देंगे वो वीक एसिड। सिंपल है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड्स। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्योंकि ये पानी के अंदर जब हम मिलाते हैं तो H प्लस आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन सबको तो एडिबल एसिड्स भी होते हैं, इनको तो हम खा ही लेते हैं, तो ये क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। H प्लस आयंस ये कम प्रोड्यूस करते हैं। लैक्टिक एसिड दही में प्रोड्यूस, दही जो होती है ना, दही जो खाते हो मस्त मस्त, वो भी क्या होता है? उसमें लैक्टिक एसिड होता है, उसको तो हम खा रहे हैं, यानी वो क्या है? एक वीक एसिड है। सिट्रिक एसिड जो नींबू वगैरह में होता है वो भी हम खा लेते हैं। तो दीज आर वीक एसिड जिनको हम खा लेते हैं। H2SO4 को खा लोगे क्या? ऐसा नहीं होगा, आपकी मजा आ जाएगा। ठीक है। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और जो कम करेंगे वो वीक बेस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस के आपके दो एग्जांपल बस याद रख लेना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या OH हाइड्रोक्साइड क्या है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ आप बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो देख लो, आधे घंटे की सिर्फ वीडियो है। कोई सा भी चैप्टर देखो समझ नहीं आएगा अगर आपकी बेसिक मजबूत नहीं है, आपको ये केमिकल फॉर्मूले ही बनाने नहीं आते, तो आपको कोई सा भी चैप्टर केमिस्ट्री में समझ नहीं आने वाला है। और उस आधे घंटे की वीडियो देख लोगे तो हर चैप्टर से प्यार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला आता है हमारे पास कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड्स क्या होती हैं। सिंपल से याद रखना, कंसंट्रेटेड का मतलब देखो एसिड जो होती है ना उसमें पानी भी होता है, तो एसिड्स ज्यादा होगा पानी कम। कोई सॉल्यूशन है उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा पानी की मात्रा कम, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। लेकिन जब उसका उल्टा कर देंगे, एसिड की मात्रा कम और पानी हम बढ़ाते जाएंगे, पानी बढ़ाते जाएंगे, पानी ज्यादा हो जाएगा, तो वो होगा डाइल्यूटेड एसिड्स। ठीक है। बेसिस में आपको ये बहुत छोटा सा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं इसको, जो कि है एल्केलीज। एल्केलीज भी बेस ही होते हैं, लेकिन इस प्रकार के बेस होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल हो जाए, यानी एल्केलीज आर नथिंग, दीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। सिंपल से याद रखना, वाटर सॉल्युबल बेसिस। क्या एल्केलीज बेसिस होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। वो बेसिस होते हैं जिनको हम पानी में मिला सकते हैं। क्या सारे बेसिस को पानी में मिला सकते हैं? नहीं 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 नहीं, सारे बेसिस को हम पानी में नहीं मिला सकते, लेकिन जिन बेसिस को हम पानी में मिला सकते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया है जिसको हम कहते हैं एल्केलीज, जिसको हम कहते हैं एल्केलीज। तो क्या सारे एल्केलीज बेसिस होते हैं? ऐसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्या सारे एल्केलीज बेसिस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सारे एल्केलीज क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। क्या सारे बेसिस एल्केलीज होते हैं? ऐसा नहीं होता, सारे बेसिस एल्केलीज नहीं होंगे, सिर्फ वही एल्केलीज होंगे जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ, देखो जैसे मैंने बताया था डाइल्यूटेड एसिड्स, मतलब एसिड्स को जब आपको डाइल्यूट करना होता है तो पानी उसमें ऐड करते जाओ, पानी की मात्रा बढ़ाते जाओ। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डाइल्यूट एनी एसिड, इसकी हम बात करते हैं कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स की। डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स का मतलब मैंने अभी बताया, डाइल्यूटेड एसिड्स का मतलब होता है जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो और एसिड की क्वांटिटी कम हो। अच्छा, जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स है इसको हम कैसे कर सकते हैं? पानी ज्यादा करके। अच्छा, बेस्ट मेथड क्या होता है डाइल्यूशन करने का, ये पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो होता है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ये रिएक्शन जो होती है हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा हीट इसमें से निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताया था ना फर्स्ट चैप्टर में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है जिसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, यानी डाइल्यूशन ऑफ एसिड से बहुत ज्यादा हीट निकलने वाली है। अच्छा, बेस्ट मेथड क्या होता है इसको डाइल्यूट करने को? द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, यानी पानी दिया हुआ है, इसमें हमें एसिड मिलाना होता है और धीरे धीरे एसिड डालना है, मिला मिला के धीरे धीरे डालना है, मिला मिला के धीरे धीरे मिला मिला के, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा, एसिड दिया है इसमें पानी डालोगे, दिस इज नॉट द फेयर वे, इससे आपको एक्सीडेंट हो सकता है। एसिड दिया हुआ है इसमें वाटर मिलाना रॉन्ग प्रोसेस है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ग्लास है ये जो बीकर है ये भी टूट सकता है, इसमें से स्प्लैश निकल सकती है और हमारे
बॉडी में कहीं पे भी पड़ सकती है, जो कि काफी पेनफुल और एक्सीडेंट जिससे हो सकता है। सो बेस्ट मेथड अगर कोई पूछे डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स का तो क्या बोलोगे? आपको पानी में, अब ये मत बोलना ये काला पानी कैसे आ गया, ठीक है ना। पानी में आपको एसिड मिलाना होता है, धीरे धीरे मिलाना होता है, मिला मिला के आपको डालना होता है। बिना मिलाए डालोगे तो दिक्कत हो जाती है। These are the chemicals which tells us whether a substance is acidic or basic। ये एक ऐसे केमिकल्स होते हैं, सिंपल याद रखना है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसी चीज जो बताए कि कोई सा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताएगा कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो हम कह देंगे वो क्या है, एक इंडिकेटर है। यानी वो क्या बताएगा, एसिडिक या फिर बेसिक। अच्छा, इंडिकेटर्स के भी आपके टाइप्स याद रखने हैं। इस चैप्टर में आपको 4 टाइप्स याद रखने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। तो इंडिकेटर्स की 4 टाइप्स कौन से होंगे? नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल। आपको याद रखना है। नेचुरल जो नेचुरली हमें मिले, सिंथेटिक जो मैनमेड जो हम बनाए, ऑल्फैक्टरी जो स्मेल के बेसिस पे बताए, यूनिवर्सल की तो अच्छे तरीके से हम ये भी बात करेंगे, ठीक है। सबकी बात करेंगे डिटेल में, अभी सिंपल से जान लो। 4 टाइप के इंडिकेटर्स आपको याद रखने हैं, सिंपल, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल। इसके आपको एग्जांपल याद रखने हैं कि नेचुरल इंडिकेटर के अंदर क्या आता है, लिटमस आता है, और क्या आता है, टर्मरिक, हल्दी। अच्छा, सिंथेटिक के अंदर फिनोप्थलीन। अच्छा, इसकी स्पेलिंग ध्यान से याद रखें, स्पेलिंग ही याद रखनी होती है बच्चों से। फिनोप्थलीन होता है, फिनोप्थलीन सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। अगला आता है मिथाइल ऑरेंज। सिंपल ऑरेंज नहीं है, ये मिथाइल ऑरेंज है, इसलिए ये होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आपको अनियन, वेनिला और क्लोव याद रखना है। कैसे चेंज होते हैं अभी बता रहा हूँ, सिंपल अभी इसका याद रखना है। इस इंडिकेटर में ये आता है, इस इंडिकेटर में ये आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपको पीएच याद रखना है, सिंपल की पीएच की बात होगी, पीएच स्केल की बात होगी, पीएच पेपर की बात होगी। अब बात करते हैं, इन सारे इंडिकेटर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, जो हमें नेचर से मिलते हैं। अच्छा, ये आएगा नहीं कि व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर, सिंपल इसका ये आएगा। 2 एग्जांपल, लिटमस एंड टर्मरिक, कि लिटमस में कैसे चेंज होते हैं और एसिड टर्मरिक में कैसे इनका चेंज होता है। मतलब चेंज का मतलब कलर में चेंज होता है। देखो, लिटमस क्या होता है, एक पेपर होता है, पेपर की ना स्ट्रिप्स होती है, लिटमस पेपर जिसको कहते हैं। अच्छा, एसिडिक सॉल्यूशन उस पेपर में डालोगे तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, उस पे एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। लेकिन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर रेड कलर का लिटमस पेपर लिया है और एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया तो क्या होगा, रेड का रेड ही रहेगा। यानी एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है जो फाइनल कलर आएगा लिटमस पेपर का वो रेड होना चाहिए। अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया तो वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर ऑलरेडी रेड है तो रेड में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या, रेड है ना ऑलरेडी, तो नो चेंज होगा, रेड का रेड ही रहेगा, यानी रहना उसको रेड कलर में ही है। ऐसे ही बेसिस में होता है, अगर आपने रेड लिटमस पेपर ले लिया तो वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर ऑलरेडी ब्लू में ले लिया तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा ना, क्योंकि बेस कहता है अगर बेसिक सॉल्यूशन डालोगे लिटमस पेपर पे तो वो फाइनल कलर उसका ब्लू होगा। और आप याद कैसे रख सकते हो, देखो एसिड और बेसिस में मैंने डिफरेंस भी बताया था कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, याद करो। तो बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर एंड बी फॉर ब्लू, तीनों बी हैं। तो ट्रिपल बी से आप याद कर सकते हो कि बेसिस में फाइनल कलर ब्लू ही आता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं टर्मरिक की। अच्छा, टर्मरिक कैसा होता है, टर्मरिक हल्दी कैसी होती है, येलो होती है। एसिड कोई सा उसमें डालोगे ना तो वो येलो का येलो ही रहेगा। तो या तो येलो लिख दो या फिर लिख दो कलर रिमेन्स सेम। क्या लिख दो, कलर रिमेन्स सेम। येलो का येलो है ना, या फिर लिख दो येलो ही रहेगा, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन अगर आप उसमें बेस ऐड कर देते हो तो वो येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो हम पता लगा लेंगे कि वो एसिड है या बेसिक है। कोई सी चीज अगर वो येलो का येलो ही रहती है तो एसिड होगा, अगर रेड में चेंज हो जाती है तो बेसिक हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि हल्दी गिर जाती है कपड़ों पे तो क्या कर देते हैं, कभी कभार आपने किया होगा कि उसमें साबुन रगड़ देते हैं। क्या रगड़ देते हैं, साबुन। तो पहले जब हल्दी गिरी थी तो येलो येलो हो गया था कपड़ा, लेकिन जब साबुन रगड़ दिया तो क्या होगा, वो येलो रेड कलर में चेंज हो गया होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो साबुन है वो क्या है, एक बेस है, और बेस में क्या होता है, हल्दी रेड कलर में चेंज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि
रेड कलर में क्यों चेंज हो जाता है? हल्दी जब कपड़ों पे गिर जाती है, जब हम उसको साबुन से रगड़ते हैं, बिकॉज साबुन यानी सोप इज बेसिक इन नेचर एंड व्हेन basic solution is reacted with turmeric, it turns red. That's why वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। तो अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। ये कैसे होते हैं? जो मैनमेड बनाए, जो हम खुद बनाते हैं, उन इंडिकेटर्स को कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अच्छा, फिनोप्थलीन पहला एग्जांपल याद रखोगे, इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रख लेना। अगर एसिडिक सॉल्यूशन हम फिनोप्थलीन में मिलाते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो पिंक, गुलाबी कलर में चेंज हो जाता है, गुलाबो। सो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस, बेसिक में पिंक। ठीक है। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? एसिडिक में रेड और बेसिक में येलो हो जाता है। बस आपको कलर याद रखने, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसको आप याद ऐसे रख सकते हो, ऑरेंज जो कलर होता है, जैसे वाटर कलर देखा होगा, ऑरेंज कलर कैसे बनता है पता है? रेड कलर और येलो को मिक्स कर दोगे ना तो ऑरेंज बन जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ऑरेंज आएगा तो पहले में रेड, दूसरे में येलो, पहला वाला एसिडिक, दूसरा वाला बेसिक। तो एसिड में रेड में हो जाता है, बेस में येलो। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, ऐसा मत सोचना सही में होता है। इसको मिला दो, ठीक है। तो अब हम बातें करेंगे किसकी? नेक्स्ट इंडिकेटर जो कि है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो बच्चों अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होती है? ये एक प्रकार की इंडिकेटर्स होती है जो कि बताती है कोई सा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये तो सारे इंडिकेटर बताती है, लेकिन ऑल्फैक्टरी बताती है ऑन द बेसिस ऑफ ओडोर, ऑन द बेसिस ऑफ ओडर या फिर स्मेल। ऑर्डर को ही हम कहते हैं स्मेल। यानी अभी तक जो इंडिकेटर्स आप देख रहे थे उसमें कलर के बेसिस पे बता रहा था इंडिकेटर की एसिड है या बेस है, इसका कलर ये हो गया तो एसिड, ये हो गया तो बेस। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल के बेसिस पे बताती है, स्मेल के। इसलिए इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आ सकती है, बाकियों की नहीं आएगी, इसलिए नहीं लिखी। जितना कराना सिर्फ उतना करना है, फालतू दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की डेफिनेशन भी आप लिख लेना। 3 एग्जांपल आपको याद रखना, अनियन, वेनिला एंड क्लोव, है ना। होता क्या है, सिंपल आपको याद रखना है कि जब इनकी ना अनियन हो गया, वेनिला या फिर क्लोव, इनकी कुछ ना कुछ तो स्मेल होती है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो स्मेल होती है ना। अगर आप उसमें एसिडिक सॉल्यूशन डाल दोगे तो स्मेल रिमेन्स एज इट इज, यानी स्मेल वैसी की वैसी ही रहेगी, है ना। जैसे अनियन है, उसकी कुछ ना कुछ स्मेल होगी, एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो वैसी ही स्मेल रहेगी, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेस में स्मेल इज डिमिनिश्ड। अगर बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो जो स्मेल थी वो खत्म हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है कि एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो स्मेल जैसी थी वैसी ही रहेगी, लेकिन बेसिक डालते ही स्मेल खत्म हो जाएगी। तो हम पता लगा लेंगे स्मेल खत्म हो गई तो ये बेसिक है, नहीं स्मेल खत्म नहीं हो रही, ऐसी है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होती है? हैप्पी इंडिकेटर ही ना। तो ये तो बताएगी कि ये एसिडिक चीज है या बेसिक, लेकिन ये साथ में एक और खास चीज बताती है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर ये तो बताती है कि कोई सी चीज एसिड है या बेस है, पर साथ साथ उसकी ताकत भी बताती है कि एसिड है तो कितनी एसिडिक, बेसिक है तो कितनी ज्यादा बेसिक या कितनी कम बेसिक। पावर, स्ट्रेंथ बताती है, ये याद रखना इसमें, ये और इसकी ज्यादा क्वालिटी होती है, ठीक है। इसमें आपको पीएच के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें? आपको पीएच के बारे में पढ़ना है। पीएच की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या होती है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, पोटेंज को ही पावर कहते हैं, तो इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी आप कह सकते हैं, यानी हाइड्रोजन की कितनी पावर। अच्छा, हाइड्रोजन की कितनी पावर याद आया कुछ? हाइड्रोजन की पावर से ही हम पता करते हैं एसिडिक पावर है ज्यादा या नहीं। जैसे कि हाइड्रोजन यानी H+ आयंस जितने ज्यादा निकलते हैं उसी चीज को तो एसिडिक कहते हैं, और जितना ज्यादा H+ उतना ज्यादा एसिडिक कोई भी चीज। यानी सिंपल सा हाइड्रोजन जितना निकलेगा उतना एसिडिक, कम निकलेगा तो उतना ही कम एसिडिक या फिर बेसिक की तरफ वो मूव ऑन करेगा। सिंपल आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको ये चीज याद रखनी है, ये क्या है? ये है एक पीएच स्केल। क्या है ये? पीएच स्केल है। अच्छा, पीएच स्केल में क्या होता है? नंबरिंग होती है 0 to 14। कैसी नंबरिंग होती है? 0 to 14 नंबरिंग होती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कलर भी दिया होता है। कलर कैसा होता है? विबग्योर। यहां से पढ़ना है कलर को, विबग्योर। जी जो है 7 की तरफ ऑलमोस्ट रहता है, तो विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर। अच्छा, यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड होता है तो बहुत ज्यादा एसिडिक, यानी ये एक क्या है? पीएच स्केल है। क्या है ये? ये है हमारे पास पीएच स्केल, ठीक है।
और एक होता है हमारे पास पीएच पेपर भी होता है। सिंपल ऐसा होता है पीएच पेपर। तो दो चीज हो गए पीएच के, पीएच पेपर और पीएच स्केल। तो होता क्या है, कोई सा भी सॉल्यूशन जिसको हमें चेक करना है वो एसिडिक है या बेसिक है, क्या करते हैं हम उस सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स, सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स पीएच पेपर पे डालते हैं। कहाँ डालते हैं? पीएच पेपर पे डालते हैं। फिर पीएच पेपर का कुछ कलर चेंज होता है, पीएच पेपर का कुछ कलर चेंज होता है जो कि पीएच स्केल में हम मैच करते हैं, क्योंकि पीएच स्केल में ऑलरेडी कलर होते हैं। तो पीएच पेपर में जो कलर है उसमें इसमें मैच करेंगे। इसमें मैच करने के बाद हम पता लगाएंगे कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। वो कैसे पता करेंगे? देखो, क्योंकि यहाँ पे ये जो 7 होता है, ये जो 7 होता है ये होता है न्यूट्रल, 7 होता है न्यूट्रल। और इस साइड होती है, अगर हम इस साइड बढ़ते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, इस साइड बढ़ते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। यानी कि साथ अगर ग्रीन कलर आ गया, अगर क्या कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया पीएच पेपर का, तो हम समझ जाएंगे वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। अगर इधर में से कोई सा कलर आता है तो वो बेसिक होगा, ब्लू, इंडिगो या वायलेट आता है तो वो बेसिक होगा। अगर इधर में से कोई सा कलर आता है येलो, ऑरेंज, रेड, तो मान लेंगे एसिडिक होगा। अगर दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक का कलर इंडिगो आ रहा है, एक का वायलेट आ रहा है, तो होंगे तो दोनों बेसिक, लेकिन ज्यादा बेसिक कौन से होंगे? जो वायलेट होगा। यानी कि इधर से इधर जा रहे हो तो बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो इसमें कम बेसिक, ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक। इधर से इधर आ रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये कम एसिडिक, ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक। तो क्या मेरी बात आपको समझ आई है? इधर एसिडिक, इधर बेसिक, और बीच में क्या आ जाता है? न्यूट्रल आ जाता है आपके पास। तो आपको क्या याद रखना है, जो पीएच अगर आपके पास 7 आ जाए यानी कलर ग्रीन आ जाए तो हम समझ जाएंगे वो होगा न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। अगर पीएच आपके पास लेस देन 7 आए, 7 से कम, तो वो होगा एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अगर पीएच आपके पास 7 से ज्यादा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास बेसिक हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको इतनी समझ आई है? तो इसी के साथ हमने इंडिकेटर्स को अच्छे तरीके से कर दिया है। हर एक टाइप का इंडिकेटर एवरीडे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या रोल रहता है? Our body works within the pH range of 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी होती है वो अच्छे से काम करती है, पीएच उसका रेंज होता है 7 to 7.8। याद करो 7 वाला क्या होता है? न्यूट्रल, 7 से इधर क्या होता है? एसिडिक, और 7 से उधर क्या हो जाता है? बेसिक। पिछली वीडियो याद है ना? अच्छा, 7 से 7.8 जो होता है उसी के बीच में हमारी बॉडी की पीएच होनी चाहिए, तभी अच्छे से काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। यहाँ लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली सर्वाइव विद इन दिस नैरो रेंज। यानी ये जो छोटी सी रेंज है 7 से 7.8 की, बीच में 7 होता है, इधर 14 होता है, और इधर क्या होता है? 0। इस साइड एसिडिक होता है, इस साइड बेसिक, और 7 वाला क्या होता है? न्यूट्रल। 7 से 7.8 लगभग इतना आ गया। इतनी छोटी सी रेंज में हमारी बॉडी का पीएच होना चाहिए, ना 7.8 से ज्यादा ना 7 से कम होना चाहिए, नहीं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसी के बीच की रेंज में सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखने की बात है। ठीक, अगला क्या है? When the pH of rain water is less than 5.6 it is called an acid rain। यानी जब वाटर का, रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए उसको हम कह देते हैं एसिड रेन। देखो 7 से कम हो जाता है क्या? एसिडिक हो जाता है। अच्छा, 5.6 कुछ यहाँ होगा, 5.6 में भी हम उस वाटर को एसिड रेन नहीं कहते हैं, लेकिन जब 5.6 से भी नीचे आ जाए तो जो रेन वाटर होता है उसका पीएच अगर 5.6 से कम आ जाए तो हम क्या कह देते हैं? उसको एसिड रेन, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं। क्योंकि बारिश आती है, जो एसिड रेन होता है वो फिर रिवर वगैरह में फ्लो करता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए वो हार्मफुल होता है। समझ आएगा? अच्छा, अगला क्या है? एसिड ऑन वीनस। हमारे सोलर सिस्टम में ये ऐसा प्लैनेट है जिसमें एसिड होता है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला एसिड, जो आपके टकले पे गिर गया तो टकला गायब, मतलब बहुत तगड़ा वाला एसिड होता है। कहाँ पे? वीनस पे। बस आपको भी प्लैनेट का नाम याद रख लेना है। वहां तो बारिश भी जो होती है वो भी एसिडिक ही होती है, वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां बारिश भी होती है, इतना ज्यादा हॉट टेम्परेचर होता है वहां का, बारिश होती है धरती तक धरती बोला उनके सरफेस तक पहुंच भी नहीं पाती, ऐसे आती है बारिश, टुचुक ऐसे हो जाती है, ये टुचुक ऐसे करके हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि नीचे आने तक वो वेपर फॉर्म में दोबारा
क्लाउड बन जाती है और वहां के क्लाउड से कैसी बारिश होती है, पानी की नहीं होती है, एसिड की होती है, बहुत ही तगड़े एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। सो कुछ और भी पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ के कुछ और भी यूजेस हैं पीएच के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम कुछ और पीएच के यूजेस की बात करते हैं। उसमें से पहला है प्लांट्स ग्रो वेल विद इन द पीएच व्हेन द पीएच इज ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7, यानी प्लांट्स कहाँ उगते हैं, सॉइल में। तो सॉइल का जो पीएच होना चाहिए वो लगभग 7 के आसपास होना चाहिए, यानी सॉइल लगभग न्यूट्रल होना चाहिए। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक हो तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो, यानी या तो ज्यादा एसिडिक या फिर ज्यादा बेसिक अगर होता है सॉइल तो प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं। प्लांट्स कब ग्रो होते हैं, जब सॉइल लगभग न्यूट्रल होता है, यानी उसका पीएच लगभग 7 के क्लोज होता है, उसके आसपास होता है। ठीक है, अच्छा, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी पढ़ा होगा। उसमें जो स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा भी होगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने सोचा होगा कि पेट में कैसे, हमारे पेट को क्यों नहीं जला रहा है, पेट को क्यों नहीं हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारे स्टमक में लेयर होती है जिसको कहते हैं म्यूकस, जो उसको उससे क्या करता है, हमारे पेट को प्रोटेक्ट करता है। काफी सारी चीजें आपने उसमें पढ़ी भी होगी, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड तो होता ही है, आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन टू मच एसिड कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। इसका मतलब क्या है, जब भी आप खाना खाते हो उसको पचाने के लिए स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन जब मोस्टली ये कब होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम कब होती है, जब आप ऑयली फूड्स को खाते हो। क्या खाते हो, ऑयली फूड। जब आप ऑयली फूड को खाते हो, ऑयली फूड को पचाना मुश्किल होता है, इसलिए क्या करता है, पेट जो है ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। जब पेट ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी की, पेन और इरिटेशन होने लगता है हमारे पेट में। टू गेट रिड ऑफ दिस, इससे बचने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए वी यूज एंटासिड्स। एंटासिड्स का मतलब होता है अ माइल्ड बेस। क्या होता है, अ माइल्ड बेस, यानी वीक बेस। एक वीक बेस हम लेते हैं ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। देखो एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है तो आप क्या कर लेना, पता है, नींबू निचोड़ के खा लेना, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि एसिड पहले से ही आपके पेट में है। और एसिड खा लोगे, नींबू के अंदर एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, तो एसिड और खा लोगे आप तो आपको और मजा आने वाला है। यानी मत खाना, ठीक है ना, कहीं सीरियस ले लो और खा लो, फिर बोलोगे सर ने बोला तो मजा आएगा, सही में मजा आ रहा है ये तो। देखो, तो एसिड की मात्रा जब भी ज्यादा होगी तो बेस मिलाओ, उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। बेस को एसिड मार देगा, एसिड को बेस मार देगा, ये बात आपको याद रखनी है। यानी पेट में अगर एसिड है, उससे छुटकारा पाना है तो बेस मिलाएंगे हम। तो इसलिए हम क्या पी लेते हैं, इनो पी लेते हैं। याद करो, इनो पी लेते हैं कि नहीं, तो इनो के अंदर क्या होता है, बेस होता है। हमारे पेट में है एसिड, हम बेस पी लेते हैं इनो, तो वो इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमें राहत मिल जाती है। वैसे आपको एक और एग्जांपल MgOH का होल ट्वाइस याद रखना है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये क्या कर देता है, ये भी एक बेस होता है, माइल्ड बेस, एंटासिड्स होता है, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हम और कुछ पीएच के यूजेस की स्टूडेंट्स, अब हम और कुछ पीएच के यूजेस की बात करते हैं। उसमें से आ जाता है हमारे पास टूथ डिके की प्रॉब्लम जो होती है, उसके पीछे भी इसी का रीजन है। टूथ डिके यानी दांत जो खराब हो जाते हैं, उसके पीछे का भी रीजन यही है। टूथ डिके, दांत जो खराब हो जाते हैं, वो स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी 5.5 से कम जब पीएच आ जाए तब टूथ डिके की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यानी 5.5 से कम, यानी कि वो क्या हो जाए, जब एसिडिक और होने लग जाए तो टूथ डिके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। आपको याद रखना है, जो टूथ की इनेमल होती है वो क्या होती है, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये याद रख लेना, ये वर्ड क्या है, इसका नाम कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। और ये जरूर याद रख लेना, ये बचपन में शायद सुना भी होगा, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। जो इनेमल होती है, टूथ इनेमल जो होती है, ये हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है। और ये किससे बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। आपको ये दो चीज इसमें जरूर याद रख लेना। उसके बाद याद क्या रखना है, जब हम खाना खाते हैं तो जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं हमारे दांतों में, वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए तो हम और एसिड खाएंगे, क्या एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो एसिड खाएंगे उसको खत्म करने के लिए नहीं। जब एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो क्या यूज करेंगे, ऐसा यूज करेंगे कि बेस यूज करें ताकि एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। एंड वी यूज टूथपेस्ट, इसीलिए तो हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं।
हैं। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट भी क्या होता है, एक बेस होता है। हमारे दांतों में एसिड है और बेस क्या कर देगा, उसको जब हम रब करेंगे तो एसिड खत्म हो जाने वाला है। इसलिए हम टूथपेस्ट को यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग द टीथ विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, यानी खत्म कर देता है और प्रिवेंट करता है हमें टूथ डिके से। सो स्टूडेंट्स कुछ और वो क्या है, बी के बारे में। बी यानी जो हनी बी वगैरह होती है, मधुमक्खी वगैरह जो होती है ना, वो जब काटती है हमको, जहाँ पे मान लो काट लेगी, वहां पे वो एसिड को छोड़ देती है, लीव्स एन एसिड। जहाँ पे भी वो काटेगी वो क्या करेगी, एसिड को छोड़ देगी, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। उससे हमें पेन एंड इरिटेशन होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, मधुमक्खी ने काटा है, अब हम वहां नींबू लाएंगे, निचोड़ के रब करेंगे, ऐसा करेंगे तो और मजा आएगा आपको। वो मजा हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइल्ड बेस यानी एक वीक बेस को रब करेंगे उसके ऊपर। बेकिंग सोडा आपको यहाँ पे याद रखना है, माइल्ड बेस ये भी होता है। इसको आप क्या करोगे, उसके ऊपर रब करोगे जहां पे उसने काटा है, तो क्या होगा, वो बेस है, एसिड छोड़ के गई थी, बेस को रब करेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें राहत मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ और पीएच के यूजेस की बात करते हैं। क्या बोल रहे हो, पीएच के यूजेस कर करके दिमाग खराब कर दिया है आपने। लेकिन हाँ, ये लेंथी टॉपिक है थोड़ा, बहुत सारे यूजेस हैं इसके, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है, जानने में मजा तो आता है। ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बोर ना हो, आराम से तसल्ली से सुने। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये लास्ट ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक आधा चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इससे रिलेटेड चीज खत्म हो जाएगी। नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट। हर्बेशियस का मतलब होता है, ये जो वर्ड लिखा ना हर्ब, हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी। तो नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट, यानी वो जड़ी बूटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वो जड़ी बूटी से रिलेटेड है। कौन सा प्लांट, देखना ना, प्लांट का नाम याद रखना, नेटल। अच्छा, विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जंगलों में वो उगता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर causes painful stings when touched accidentally। यानी कि इसकी खास बात क्या है, खास बात नहीं है, खास बात नहीं है, ये तो मिस क्वालिटी है इसकी। क्या है कि नेटल प्लांट है जो कि वाइल्ड में उगता है, जंगलों में। अगर आप जा रहे हो ऐसे चलते चलते, अगर गलती से आपका हाथ लग भी गया ना, तो बहुत ही पेन और इरिटेशन होने वाला है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है ये प्लांट की। इसकी लीव्स जो होती है, अगर गलती से आपके हाथ में लग गई तो पेन और इरिटेशन होगा, क्योंकि ये मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो क्या करेंगे, जंगलों में क्या करेंगे, बेकिंग सोडा मंगाओगे, जंगल में बेकिंग सोडा मंगाओगे क्या है, नहीं मंगाओगे ना। तो देखो क्या है, एक रेमेडी इसी के पास होती है, इसीलिए बोला ये इंटरेस्टिंग है, काफी चीज लाइफ से रिलेटेड है ये हमारे। एक रेमेडी ये क्या है, इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट व्हिच ग्रोज ऑफन बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी ऐसा गलती से आपको हो जाए, तो याद रखना उसके बगल में एक और प्लांट होता है जिसका नाम है डॉग प्लांट। क्या नाम है जिसका, डॉग प्लांट। अच्छा, डॉग प्लांट क्या होता है, ये बेस प्रोवाइड करता है। यानी अगर इसके लीव्स को उतार के वहां पर रब करोगे जहां पेन हो रहा है, तो आपको राहत मिलेगा। यानी एक तरफ क्या है, प्रॉब्लम है, तो एक तरफ उसका सॉल्यूशन है। यानी कि नेटल एक प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहा है, तो डॉग प्लांट बगल में सॉल्यूशन भी बैठा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो आपने नहीं देखी होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा, और गलती से ऐसी कोई नौबत आ गई तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। और अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं। वैसे पीएच खत्म हो चुका है हमारा, लेकिन कुछ एक आधा पॉइंट जो इसके चैप्टर के हैं वो हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चार्ट रह गया था, जिसको आपको चाटना है। या एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपको इसको याद करना है बड़े मोहब्बत से। क्या है, कुछ नेचुरल सोर्स है, उसका एसिड उसमें कौन कौन सा प्रोड्यूस होता है वो इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला है विनेगर। विनेगर में एसिड होता है एसिटिक एसिड। अगला है ऑरेंज, संतरा, जिसमें होता है सिट्रिक एसिड। ऑरेंज हम खा भी लेते हैं। कुछ एडिबल एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनको हम खा भी लेते हैं। सिट्रिक एसिड होता है ऑरेंज में भी, वो हम खा लेते हैं। अगला है टैमरिंड, जिसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। कर्ड, दही भी हम खाते हैं, उसके अंदर भी एसिड होता है, जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर जो एसिड होता है उसको भी सिट्रिक एसिड कहते हैं। यानी लेमन और ऑरेंज का याद रखना कितना, सिट्रिक एसिड। और एंट स्टिंग या फिर नेटल स्टिंग, कभी भी वर्ड आ जाए स्टिंग तो याद रखना उसके अंदर एसिड होगा मिथेनोइक एसिड। यानी दोनों स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं।
लास्ट टॉपिक रह गया था, छोटा सा टॉपिक है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ये एनसीईआरटी में लिखा होगा, हेडिंग जो पैराग्राफ पढ़ते हो आपको समझ नहीं आता। इसका मतलब ये है कि एसिड और बेस में ऐसी क्या चीज है जो कॉमन है। इनके बीच का डिफरेंस हमने काफी सारा देख लिया, लेकिन इनके बीच में कुछ तो कॉमन भी है। वो क्या है? वो कॉमन ये है कि बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एसिड्स और बेसिस दोनों के दोनों गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, या फिर अगर हम किसी चीज को पानी में डाल दें वो आयंस प्रोड्यूस करे। आयंस में प्लस माइनस होते हैं, माइनस फ्लो होगा जब, तो क्या होगा, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। आपको एक बात बताऊं कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड यानी बहुत साफ जो पानी होता है, जो कि जिसमें सॉल्ट की मात्रा होती ही नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और जो टैप वाटर होता है, जो आपके घरों में टैप वाटर होगा, उसमें सॉल्ट होता है। उसमें क्या होता है? सॉल्ट। जो इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें से फ्लो कराओगे ना, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बड़े ही मजा से दौड़ेगी, बिल्कुल मस्त झमाझम दौड़ जाएगी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ती है। तो ये बात मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, तो लिख लो, डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं होता, और टैप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? सॉल्ट होता है। इसका मतलब, सॉल्ट का मतलब क्या है? जैसे सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया, जब ये पानी में डालते हो, पानी में अगर ये सॉल्ट मिल गया तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, यानी प्लस माइनस में टूट जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। उसी प्रकार से एसिड हो गया, एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है, बेस OH माइनस आयन रिलीज कर देता है, यानी आयंस रिलीज करता है ना एसिड या बेस, कुछ भी जाए पानी में, तो जब आयंस का रिलीज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास उन सब से होती है। तो तब तक के लिए प्रॉपर्टीज है एसिड्स या फिर बेसिस का, ये है हमारे पास एसिड प्लस बेस का रिएक्शन। किसका? एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो बनता है सॉल्ट और पानी निकल जाता है H2, सॉल्ट प्लस वाटर निकल जाता है। एसिड और बेस, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर निकल जाएगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर निकल जाएगा। चाहे कोई भी एसिड ले सकते हो, कोई भी बेस ले लो, उससे एक सॉल्ट और वाटर बनेगा। एग्जांपल पे पढ़ते हैं, ठीक है? कोई भी एसिड क्या ले सकते हैं? HCl, ठीक है ना? आपको पहचान आती है ना, स्टार्टिंग में H लगा होना चाहिए, वो एसिड है। सिर्फ तो समझने के लिए बता रहा हूं 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? क्योंकि H प्लस आयंस निकलते हैं वो एसिड होता है, तो H स्टार्टिंग में होना चाहिए। और बेस की पहचान क्या? लास्ट में OH होना चाहिए, लास्ट में OH। एसिड की पहचान स्टार्टिंग में H। ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है ना? NaOH बन गया। अच्छा, अब वाटर यहां से निकल जाएगा। वाटर देखो, ये H, वाटर में 2 H और 1 O, वाटर तो निकल गया, लेकिन अब जो बचा है उसको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? NaCl। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 2 H हो, 1 H हो, 2 OH, यहाँ से आपको OH और यहाँ से आपको H निकालना है, सिंपल, और यहीं से क्या बन जाएगा? वाटर। लेकिन हो सकता है यहाँ पे भी 2 H हो, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो सिंपल लॉजिक में बता रहा हूँ आपको सिंपल वाटर निकालना है, काम खत्म। जब भी एसिड दिखे, बेस दिखे, वाटर निकाल दो। अब क्या करना है? एसिड में जो लास्ट वाला लिखा हो और बेस में जो स्टार्टिंग वाला लिखा हो, इन दोनों को जोड़ के सॉल्ट बना दो, इन दोनों को जोड़ दो और सॉल्ट बना दोगे। लेकिन सबसे पहले बेस वाला लिखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ये जो जब टूटता है ना, तो Na प्लस और OH माइनस में टूटता है हमेशा ना। जब भी हम कंपाउंड्स बनाते हैं तो प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में लिखते हैं। तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। माइनस वाला आया है एसिड से, प्लस वाला आया है बेस से। प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, इसलिए बेस वाले को पहले लिखना है, एसिड वाले को बाद में लिखना है। समझ आएगा सॉल्ट आपको कैसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर बना दो एक और सॉल्ट। जैसे कोई भी एसिड ले सकता हूं मैं, H2SO4 भी ले सकता हूं, H2SO4, कोई भी बेस ले सकता हूं। मान लो KOH ले लिया मैंने, लास्ट में OH आना चाहिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एसिड और बेस देखा ना, तो वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो? वाटर। अब सॉल्ट मैंने बताया कैसे बनाओगे, ये इसका पहला और इसका आखिरी लिखना है, K और SO4। लेकिन मेरी जान, ये तो समझिए गलत है। ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इसका जो इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है जब हम कंपाउंड बनाते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो फिर से बोलना, वीडियो देख लो, नहीं तो नहीं आएगा समझ, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, H2SO4 गया, कोई भी एग्जांपल और ले सकता हूं, H2SO4 प्लस कोई भी बेस मान लो यार मेरी जान, MgOH का होल ट्वाइस मान लो। अभी ट्वाइस वगैरह कैसे लगा रहा हूं वो सब बेसिक कंसेप्ट आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ। अब सिंपल, सबसे पहले आपको वाटर निकालना है। क्या निकालना है? वाटर निकाल दो, ठीक है? अब क्या, इसका पहला इसका आखिरी जोड़ना है, Mg और SO4 जोड़ना है। अब बैलेंस चेक करेंगे, इसकी भी 2 से 2 कट जाता है, बस ये सिंपल आंसर।
ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, बहुत सारे, कोई भी एसिड कोई भी बेस डाल दो, बनना तो सेम ही है ना। जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट वो है हमारे पास एसिड का रिएक्शन। अगर मैं मेटल के ऑक्साइड से करा दूं, किससे करा दूं, मेटल के ऑक्साइड से, तो भी मेरी जान सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, इनका नेचर बेसिक होता है। तो ये भाई बेसिक ही है, ये और कुछ नहीं, बेस ही है। तो एसिड और बेस का ही तो रिएक्शन बन गया। तो एसिड प्लस बेस के रिएक्शन को सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, जो मतलब जो पहले वाले रिएक्शन बिल्कुल सेम, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी एग्जांपल इसमें ले सकते हो। HCl मान लो, एसिड ले लिया हमने। मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड कैसे मान सकते हो, मेटल मान लो Mg, ऑक्साइड O, मेटल का ऑक्साइड हो गया। क्या बनेगा, सिंपल, पहले वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। अब क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, सॉल्ट। सॉल्ट बनाने के लिए इसका पहला इन दोनों को जोड़ दो, Mg और Cl, MgCl। लेकिन बैलेंसिंग चेक करनी पड़ेगी। Mg की 2 होती है, यहां लगाओगे, इसकी 1 होती है, तो यहां लगा दोगे, 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, H2SO4 मान लो अगला, और अल्यूमिनियम ऑक्साइड मान लो, Al2O3 इज द अल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 इज द अल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या निकालोगे, वाटर निकाल दो, फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, इन दोनों को जोड़ दो। सो Al2SO4 का होल थ्राइस, ये इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, दोनों को जोड़ दिया, काम बन गया, ठीक है। ऐसे ही एक और हमारे पास आता है बेस का रिएक्शन, किसके, नॉन मेटल ऑक्साइड से। कैसे, नॉन मेटल के ऑक्साइड से, और बनेगा सेम ही, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं। तो ये भी एसिड प्लस बेसिक रिएक्शन है, यानी अभी तक 3 रिएक्शन आपने पढ़ लिया, तीनों एसिड प्लस बेस रिएक्शन ही है। ये एसिडिक होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक ही होता है, तो बनना तीनों में सेम ही है। तो क्या ये हार्ड है, बिल्कुल नहीं है। आपका बेसिक सिर्फ मजबूत होना चाहिए, समझ जाएगा। बेस में आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये वाली रिएक्शन आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, जो पुट्टी वाला एग्जांपल दिया था मैंने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का रिमूवल हो जाता है उसमें से, ठीक है ना। वाटर का रिमूवल हो जाता है, तो ये क्या है, हमारे पास बेस है, और ये नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, और ये इसका ऑक्साइड। तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, खत्म कहानी। राजा और रानी पी लो तुम पानी, याद आएगी नहीं तो नानी। समझिए में आई बात। 3 रिएक्शन पड़ी है, एसिड प्लस बेसिक रिएक्शन। याद रखना, जो एसिड प्लस बेस कोई भी हो, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तीनों रिएक्शन में अभी तक यही बना, और इनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इन तीनों को क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये सब पीएच वगैरह में हमने बहुत सारा पढ़ा है, जब इसके यूजेस हम पढ़ा। अब किसका, एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के कार्बोनेट से हो, किससे हो, मेटल के कार्बोनेट, या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इसको बाइकार्बोनेट भी वैसे कहा जाता है। तो क्या बनेगा, अरे भाई, जो मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये भी, इनका भी नेचर होता है बेसिक। क्या होता है, बेसिक ही होता है। तो एसिड और बेसिक रिएक्शन तो बन गए, तो फिर से क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन 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 मेरी जान जरा ध्यान से देखना, इसमें कार्बोनेट वर्ड आ रहा है, तो कार्ब से यहाँ पे एक और चीज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये तो बन रहा है, अब पहले भी बन रहा था, अभी भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगा, क्योंकि कार्बोनेट आ रहा है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, जैसे इसके एग्जांपल में इसकी बात कर लेते हैं। कोई भी एसिड ले लो, HCl मान लो, ठीक है। मेटल का कार्बोनेट Na2CO3, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट क्या हो जाएगा, Na और Cl। बैलेंस आपको खुद करना है, मैं बैलेंस नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी बैलेंसिंग सिखा रखी है चैनल पे, आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं आता, उम्मीद करता हूं आता तो होगा इतना। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और CO2 तो सब में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, कोई सा भी एसिड और ले सकते हो, H2SO4 मान लो, और जरूरी नहीं है मेटल का कार्बोनेट ही लो, मेटल का बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप ले सकते हो। मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की 2 होती है ना। तो इसलिए वैलेंसी का चक्कर ध्यान रखना है ना। बनेगा तो इसमें भी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 यही बनने वाला है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, H2SO4 ले लेते हैं इसको मान लो किसी का हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसका, अल्यूमिनियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आपको मानना हो तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, लेकिन इसकी वैलेंसी तो 3 हो जाएगी ना, एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, फिर यहां से Al यहां से SO4 आएगा, तो AlSO4, तो Al इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 3, Al2SO4 का होल थ्राइस, और वाटर और CO2 तो निकल ही जाने वाला है। एसिड आ जाए, चाहे एसिड आ जाए या फिर बेस आ जाए, इसका रिएक्शन अगर एक मेटल से हो जाता है तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखो CO2 गैस है, हाइड्रोजन गैस में अपवर्ड एरो भी लगा सकते हो, वो अपवर्ड एरो दिखाता है ना, वो गैस है एक। अच्छा, एसिड हो या फिर बेस हो, यानी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कर लो या बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कर लो, बनने क्या वाला है, सॉल्ट तो सब में ही बनना था, और हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलती है, यहाँ वाटर नहीं बनता, ये ध्यान रखना है, यही एक बात ऐसी रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो इसका एग्जांपल कैसे कर सकते हो, कोई भी एसिड मान लो HCl, और मेटल कोई सा भी मान सकते हो आप, Zn मान लो, क्या मान लो Zn, तो क्या बनेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस आप निकाल दो, निकाल दी। अब सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो खत्म कहानी हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई भी एसिड और ले लेते हैं, H2SO4 प्लस Na मान लो, क्या मान लो, Na, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकल ही जाने वाली है। क्या मेरी बात आपको समझ आई? ये तो एसिड प्लस मेटल का एग्जांपल ले लिया, यहाँ बेस प्लस मेटल भी तो हो सकता है, और याद रखना बेस प्लस मेटल के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी लिखवाने वाला, देखो लिखवा रहा हूं। बेस मान लो हमारे पास है NaOH प्लस हमारे पास जो मेटल है वो जिंक है, तो क्या बनता है, ये आपके एनसीईआरटी में है और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बनता है क्या है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। ये आपको बड़ी मोहब्बत से याद रखना है, क्या रखना, याद क्लास 10th में इसका रीजन आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो इसलिए आपको Na2ZnO2 कहां 2 लगाया, कहां 1 है, ये सब याद रखना है। इसको कहते क्या है, सोडियम जिंकेट, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। एक और रिएक्शन है जिसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये भी कभी कभार आ जाता है, वो क्या होता है, NaOH का रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम के साथ करा दें, बेस प्लस मेटल, ये दोनों रिएक्शन क्या है, बेस प्लस मेटल ही है, तो क्या बनता है, NaAlO2 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, इसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। ये दोनों चीज आपको बड़ी मोहब्बत से याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है इस बार भी आपको चमक जाए एग्जाम में, और इसको आपको कोई रीजन नहीं बताएगा, इसलिए आपको इसको रटना है अच्छे तरीके से, इस चीज को। टेस्टिंग आ जाती है पहली, नेक्स्ट टॉपिक है, इसको मिटाई दो, ये टॉपिक हो चुका है समाप्त, तो ऊपर ही लिख देते हैं हम, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे होती है, यानी टेस्टिंग का मतलब क्या है, मान लो कोई रिएक्शन हुई, कोई रिएक्शन यानी कि सिंपल एसिड का रिएक्शन अगर मैं मेटल से करा देता हूं, जैसे अभी एग्जांपल दिया था, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन निकलती है उसमें से, तो कोई भी रिएक्शन हुई उसमें से हाइड्रोजन निकल रही है, हम देख के तो बता नहीं सकते कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस ही है, दिखती थोड़ी है हाइड्रोजन गैस है, वो कौन सी गैस है, हमें क्या पता कौन सी गैस है वो, है ना, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ वो हाइड्रोजन ही गैस है, उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। वो टेस्टिंग क्या होती है, आपको लिखना कैसे एग्जाम में स्क्रीन पर आ चुका होगा वो, लेकिन मैं उसको समझा देता हूं। जब भी कोई मान लो बीकर है जिसमें आपने ये दोनों डाला है, एसिड और मेटल, तो हाइड्रोजन गैस उसमें से जब निकल रही है ना, तो क्या करो, बर्निंग कैंडल, एक कैंडल को जलाओ और उस बीकर के पास लेके जाओ, उस गैस के पास जहां से वो निकल रही है उसके पास लेके जाओ, तो वो गैस जो है ना वो पॉप साउंड से बर्न होगी। कैसे बर्न होगी, आवाज कैसी आएगी, पॉप साउंड, कैसी आवाज आएगी, पॉप साउंड आएगी। अगर ये पॉप साउंड आ गई तो हम मान लेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। क्या है, हाइड्रोजन गैस ही है, मारकर गिरे तो मजा आ जाएगा, है ना, क्या मान लेंगे हम, वो पॉप साउंड अगर आ जाए तो वो हाइड्रोजन गैस ही निकली है, अदरवाइज कोई और सी गैस, ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट टेस्टिंग जो हमारे पास आती है, टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस, टेस्टिंग ऑफ
CO2 गैस आती है। टेस्टिंग CO2 गैस की क्या होती है? अरे CO2 गैस की आपने टेस्टिंग बहुत बार पढ़ ली है। CaOH का होल ट्वाइस जो होता है प्लस CO2 जब हम करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर निकल जाता है। ये आपने रिएक्शन बहुत बार पढ़ ली होगी। अच्छा, ये क्या होता है? लाइम वाटर होता है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर किसी रिएक्शन से CO2 निकल रही है तो ऐसे तो हम नहीं पहचान पाएंगे, तो क्या करेंगे हम, CO2 गैस जो निकल रही है उसको लाइम वाटर के ऊपर से पास करेंगे। ये होता है लाइम वाटर। क्या होता है ये? लाइम वाटर। इसके ऊपर से हम पास करेंगे। जब लाइम वाटर के ऊपर से हम CO2 को पास करेंगे, बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? ये होती है व्हाइट PPT। क्या होती है? व्हाइट PPT। डाउनवर्ड एरो भी हम लगा सकते हैं। व्हाइट कलर की PPT होती है। व्हाइट कलर का मतलब ये मिल्की हो जाएगा। मिल्क भी तो व्हाइट ही होता है ना। तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के ऊपर से आप पास करोगे तो वो मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की अपीयरेंस हो जाएगा उसका। तो हम मान लेंगे, हम कंफर्म हो जाएगा कि वो गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो क्लास 10 में या तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग आएगी, वो पॉप साउंड वाला, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि मिल्की कन्वर्ट कर देता है किसको? लाइम वाटर को। इसके अलावा और कुछ नहीं है। पहले हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे, क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं, सॉल्ट्स क्या होता है। उसके बाद 5 तरीके के सॉल्ट्स को हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड देन फाइनली प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सारे सॉल्ट्स को हम डिटेल में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। और इन सारे सॉल्ट्स में ज्यादा मेजरली हमें 4 चीजों के बारे में पता करना है। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन यानी वो सॉल्ट बना कैसे है, एंड देन उस सॉल्ट्स का क्या यूज है। इन्हीं सब के बारे में, हर एक सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। और इसमें कुछ रखा नहीं है, आसान सा टॉपिक है, लेकिन आपको सब्र रखना है थोड़ा सा बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्ट। लेकिन सबसे पहले आप सीट बेल्ट वगैरह बांध लो, हेलमेट वगैरह लगा लो और नजरें बिल्कुल सामने होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं गाड़ी रोकूंगा नहीं, चाहे ब्रेकर आए या कुछ भी आए, गाड़ी फुल स्पीड में चलेगी, नहीं रुकेगी। अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधोगे तो आपको चोट लग जाएगी, ठीक है। तो ये सब बांध लिया करो, क्योंकि अब मैं भगाने वाला हूं अपनी गाड़ी, और अपनी भी गाड़ी आप भगाने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो 5 सॉल्ट्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। पहले बात कर लेते हैं सॉल्ट्स बनता कैसे। पिछले वीडियो में याद करो, मैंने बताया था कि सॉल्ट्स एसिड और बेसिस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, यानी एसिड और बेस। ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय मत बोलना, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस अब बोलने लगो, ठीक है। तो इससे क्या बनता था? सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता था, यानी सॉल्ट इसी से तो बनता था, एसिड और बेस के रिएक्शन से। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी एसिड और बेस जब भी आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट, जिसको हमें डिस्कस करना है। अब ये सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। वो क्या होता है, मान लो ये एसिड हो स्ट्रॉन्ग, S फॉर स्ट्रॉन्ग, W फॉर वीक, और स्ट्रॉन्ग बेस हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। देखो, एसिड के इफेक्ट को बेस कैंसिल कर देता है, बेस के इफेक्ट को एसिड कैंसिल कर देता है, ठीक है, नलिफाई कर देते हैं आपस में इफेक्ट्स। लेकिन जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो तो दोनों इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर तो देखो बनना तय है, लेकिन जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इस केस में इसका pH क्या होगा? 7 होगा। pH 7 का मतलब ये तो न्यूट्रल होता है। अच्छा जी, अगर मैं वीक एसिड और वीक बेस को ले लूं तो क्या होगा? फिर भी यही बनेगा और फिर भी यही कहानी होगी। उसका रीजन क्या है? एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, दोनों वीक है ना, आपस में दोनों लड़ झगड़ के दोनों साइड हट जाएंगे, यानी दोनों फिर से नलिफाई हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। सॉल्ट जो बनेगा न्यूट्रल बनेगा, उसका pH 7 होगा, इन दोनों ही केसेस में, ठीक है। लेकिन तब क्या होगा? जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा। देखो, एसिड है स्ट्रॉन्ग, बेस है वीक, तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? एसिड का। यानी जो सॉल्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होगी। वो कैसा होगा? सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक होगा। यानी जो सॉल्ट बनेगा इस बार वो एसिडिक सॉल्ट होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। वाटर तो निकलेगा ही, वो तो छोड़ दो उसको, है ना। एसिडिक सॉल्ट बनने वाला है, इसका मतलब क्या है? इसका pH लेस देन 7 होगा। समझ में आई बात? अच्छा, वैसे ही अगर एसिड वीक हो जाए और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए
तब कैसा सॉल्ट बनेगा। इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है उसका इफेक्ट दिखेगा हमको, यानी कि बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर तो होगा ही होगा, यानी इस केस में इसका पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाने वाला है। यानी पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में हमने बात की कि उस सॉल्ट्स का पीएच क्या हो सकता है, सॉल्ट का पीएच 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से कम, बेस का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा, लेकिन सॉल्ट का कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने बताया अच्छे से डिटेल में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जिसको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। एक एक करके सारे सॉल्ट्स को अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे। देखो सॉल्ट्स में आपको करना क्या है, आपको उसका केमिकल नेम करना है, केमिकल फॉर्मूला, उसके प्रिपरेशन यानी वो बनता कैसे है, और उनके कुछ यूजेस, बस सारे सॉल्ट्स में हमको यही रूल अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। अच्छा, इसका क्या, मैंने क्या बोला था, 4 चीजें सब में करनी है। सबसे पहला नंबर 1 केमिकल नेम, सबसे नंबर 1 क्या याद करना है, केमिकल नेम। इसका क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसका सेकंड क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, NaOH। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि NaOH को क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ऑप्शन में रहता है, वो आपको टिक करना रहता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉस्टिक सोडा को ही हम, इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका फॉर्मूला NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। बड़ी मोहब्बत से आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है ये बनता कैसे, 4 चीजें करनी है, केमिकल नेम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस, ठीक है। तो प्रिपरेशन यानी ये बनता कैसे है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको कैसे बनाएंगे। इसको सिंपल आपके घरों में जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, उसी से हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, NaCl को किस में डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। अच्छा, ये बात याद रखना आप, ये बात याद रखना आप कि NaCl और वाटर, जब पानी में आप नमक डाल देते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये एक एक बात याद रखना है, इसकी एक एक बात याद रखना है। सिंपल, नमक को पानी में जब डाला जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यानी हम इस पूरे की जगह हम कह सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर कह दो दिस प्लस दिस या बराबर दिस, ठीक है। तो इसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से, तो क्या बनता है, यही बनता है जो हमें चाहिए, NaOH बन जाता है, प्लस क्लोरीन गैस निकलती है और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, बड़े ही मोहब्बत से। देखो बहुत सारी चीज मैंने बताई है, एक एक चीज बारीकी से आपको समझने की जरूरत है। एक और चीज बताता हूं आपको, वो क्या है, इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस is also known as chlor-alkali प्रोसेस। बड़े ही ध्यान से समझने वाली चीज है, एक एक चीज बारीकी से समझो। क्या है, इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्केली प्रोसेस कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से क्लोरीन निकल रहा है, वहां से क्लोर आ गया। एल्केली यानी क्या, एल्केली क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्केली, यानी ऐसे बेसिस जिसको हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं वो क्या होते हैं, एल्केलीज कह सकते हैं उनको। तो ये जो NaOH है ये एक्वस फॉर्म में होता है, यानी ये वाटर सॉल्युबल है, ये एल्केली है। ये क्या है, एल्केली, यानी इस प्रोसेस में क्लोरीन भी बना है और एल्केली भी, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्केली प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई। अच्छा, इसको अच्छे से थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं हम कि आखिर होता क्या है, इसको अच्छे तरीके से छाप लेना, ठीक है। कोई गड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो फिर एग्जाम में गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। देखो कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ। क्या लेना है, सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन। क्या लेना है, ब्राइन सॉल्यूशन, यानी वाटर लेना है। अभी मत बोलना काला पानी कहां से आ गया, आ जाता है NaCl प्लस वाटर, यानी कि पानी में NaCl को हमें मिलाना है। पानी में क्या मिलाना है, NaCl। ये क्या बन चुका है, ब्राइन सॉल्यूशन बन चुका है। क्यों, वाटर के अंदर नमक डाल दिया आपने, ये नमक ही तो है।
अच्छा NaCl। अब हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। याद करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, दो मेटल की रॉड डाल दो, सिंपल। दो मेटल की क्या डाल दो, रॉड, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, मेटल की रॉड। अच्छा, मेटल की रॉड डाल दो, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, बैटरी से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अच्छा, ये बड़ा वाला डंडा प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस वाला ये प्लस होता है, माइनस वाला माइनस। प्लस वाले को हम कहते हैं, प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड भी कहते हैं। और जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड होता है इसको हम कैथोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कैथोड भी कहा जाता है। क्या मेरी बात इतनी समझ है? अब मुझे करना क्या था, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी थी। ये ब्राइन सॉल्यूशन है, इसमें से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट्स बनने चाहिए जो मैंने लिखवाया था। क्या क्या, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकालना चाहिए। अच्छा, होता क्या है, NaCl जब इस ब्राइन सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो NaCl है, NaCl जो है ये Na+ प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। यानी Na+ और Cl माइनस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, अभी देखो माइनस वाला प्लस वाले को चूम लेगा, प्लस वाला माइनस वाले को चूम लेगा, ऐसे ही तो होता है। यानी Cl माइनस इधर अट्रैक्ट होने लगेगा, Na+ इधर इकट्ठा होने लगेगा, ऐसा ही होगा ना। यानी Na+ कैथोड पे इकट्ठा होगा, Cl माइनस एनोड पे। अच्छा, ये जो Na+ है ना, ये एक आयन है। ये एक आयन, आयन का मतलब जिस पर चार्ज हो, आयन है। अच्छा, इस आयन का नाम होता है कैट आयन। क्या होता है, कैट आयन, क्योंकि यहाँ कट लगा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं कैट आयन। अच्छा, कैट आयन। अच्छा, और ये Cl माइनस माइनस वाले आयन को बोलते हैं एनायन। एक बार याद रखना, C पे अट्रैक्ट होता है, A पे अट्रैक्ट होता है। सिंपल, कैसे, यानी C यानी कैटायन और C यानी कैटायन, C यानी कैटायन और ये C यानी कैथोड। C पे अट्रैक्ट होगा, A यानी एनायन, A यानी एनोड, A से अट्रैक्ट होगा। सिंपल, आपको इजी रखने के लिए याद कर सकते हो इसको, ठीक है, सिंपल सा ट्रिक समझ सकते हो। अच्छा, फिर क्या होगा, Na+ यहाँ इकट्ठा होगा, Cl माइनस यहाँ होगा, Cl माइनस होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, यहाँ क्लोरीन बन जाएगा। एक और क्लोरीन आएगा, इससे चिपक जाएगा, Cl2 गैस बन के आराम से बाहर निकल जाएगा बबल्स की फॉर्म में। ठीक, क्लोरीन गैस यहां से निकल गई। क्लोरीन गैस कहां पे बनेगी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो कहां बनेगी, एनोड पे। कहां बनेगी क्लोरीन गैस, एनोड पे, याद रखना है। अच्छा, Na+ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। यानी Na+ जब यहाँ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसको पूरा कर देगा इलेक्ट्रॉन अपना प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे सोडियम बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सोडियम बन जाएगा। सोडियम भाई साहब बहुत ही ज्यादा ऐसा आइटम है जो कि बहुत ज्यादा क्या है, बहुत रिएक्शन करता है। ये बहुत ज्यादा शांति से नहीं बैठ सकता, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करने वाला एलिमेंट है। तो क्या होगा, ये मचलता रहेगा मचलता रहेगा। फिर क्या होगा, जो यहाँ पे वाटर है, जो यहाँ वाटर है उससे ये रिएक्ट कर जाएगा। जो ये सोडियम है, ये वाटर है ना, यहाँ पे वाटर तो है, वाटर से रिएक्ट कर जाएगा तो NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यानी हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से निकलेगी और NaOH का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन गैस भी कैथोड पे बनेगी, NaOH भी कैथोड पे ही बन जाएगा। समझ में आएगा? यानी ब्राइन सॉल्यूशन से जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो NaOH बना, हाइड्रोजन बना, कहां बना, कैथोड पे, और क्या बना, क्लोरीन, कहां बना, एनोड पे। बस आपको इतना याद रखना है। समझ में आई बात? कोई दर्द कोई पीड़ा तो बताते रहना भाई मेरी जान, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं किसकी, यूजेस की। अच्छा, यूजेस के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। देखो, NaCl प्लस वाटर, यही हमने मिलाया था, क्या बना था, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बना था। गैस है दोनों, इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी थी। अच्छा, ये तीन चीज बनी है ना, इन तीनों का यूजेस पढ़ना है। लेकिन इसका यूजेस हमें पढ़ना है NaOH का। देखो, इस वाले सॉल्ट में ज्यादा यूजेस हमें पढ़ने हैं, बाकी सॉल्ट्स में ज्यादा यूजेस इतने नहीं पढ़ने, लेकिन इसमें काफी पढ़ने हैं क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से भी प्रोडक्ट बनते हैं। इन तीनों का यूजेस तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद इन दोनों के मिलन से ब्लीच बनता है। क्या बनता है, ब्लीच बनता है। इसका भी यूजेस हमें पढ़ना है। उसके बाद इन दोनों के मिलन से HCl बनना है, इसका भी यूजेस हमको पढ़ना है। यानी टोटल इस सॉल्ट में हमें 5 यूजेस के बारे में बात करनी है, पांचों के यूजेस के बारे में बात करनी है। इसमें कुछ ज्यादा यूजेस है, बाकी में इतने नहीं। सो एक एक करके सारे के सारे यूजेस के बारे में बात। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ यूजेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला NaOH का यूजेस।
यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना था उसके यूजेस की बात करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिग्रीज मेटल्स, मेटल्स को डिग्रीज करने में इसका यूज होता है। अगला सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में इसका बहुत बड़ा यूज है, ये आप कार्बन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। पेपर मेकिंग में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। अगला है हाइड्रोजन का यूज कैसे होता है, फ्यूल्स में होता है, मार्गरीन में होता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में होता है। आप ज्यादा इसके डिटेल में मत जाना क्योंकि ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा आपके लिए। जैसे मार्गरीन क्या होता है, बटर की तरह ही होता है, वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है इसको, ये इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हम इतना डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, हाई लेवल हो जाएगा आपके लिए। अमोनिया कैसे बनता है, सिंपल हाइड्रोजन का रिएक्शन नाइट्रोजन से करा देते हैं तो ये अमोनिया बन जाता है, NH3 जिसको कहते हैं। हालांकि इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है, सिंपल आपको इसके यूजेस को याद रखना है कि इसका यूजेस अमोनिया बनाने में भी यूज होता है, मार्गरीन, फ्यूल्स, इसका यूज डिग्रीज मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड पेपर मेकिंग। अब कुछ और यूजेस की बात करते हैं। क्लोरीन के यूजेस की बात कर लेते हैं। इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, यानी क्लोरीन का मोस्टली यूज होता है पानी की साफ सफाई करने में, इसका यूज हो जाता है। तो वाटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है पानी की सफाई करने में, इसलिए स्विमिंग पूल्स की साफ सफाई भी करते हैं ना, तो क्लोरीन का यूज कर लेते हैं। अच्छा, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी क्लोरीन आ रहा है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो इसमें भी इसका यूज होता है। CH3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी क्लोरीन आ रहा है, क्लोरो से क्लोरीन, तो इसमें भी क्लोरीन का यूज होता है। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स को मारने के लिए जो यूज होता है उसमें भी क्लोरीन का यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट्स में भी क्लोरीन का यूज होता है, यानी मोस्टली इसका यूज साफ सफाई में होता है। अब कुछ और यूजेस की बात कर लेते हैं। तो पहला यूज अब आ जाता है इसमें HCl का यूज, जो कॉम्बिनेशन से बनता था, ये दोनों कॉम्बिनेशन से बनते थे। अच्छा, इसका यूज होता है स्टील को क्लीन करने में। अगला मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, उन सब में इसका बहुत बड़ा यूज है। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन में भी इसका यूज है, यानी इससे हम अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। इसका फॉर्मूला NH4Cl है, इसको याद रखने की इतनी जरूरत वैसे है नहीं, ठीक है। अगला है ब्लीच का क्या यूज होता है, हाउस होल्ड ब्लीचेस में इसका यूज होता है, और फैब्रिक को ब्लीच करने में यानी कपड़े वगैरह को ब्लीच करने में भी इसका यूज होता है। तो फाइनली हमने एक सॉल्ट यानी कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन, यूजेस, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, हर एक चीज को डिटेल में, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हमें अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे, इससे बाहर और कुछ नहीं आने वाला होगा। ब्लीचिंग पाउडर समाप्त हो जाएगा आज। हर बार की तरह यही बताऊंगा कि कोई सा भी सॉल्ट हो उसमें 4 चीज आपको याद रखनी है, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड इट्स यूजेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है। तो हेडिंग क्या लगाओगे, केमिकल नेम। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर लिखो, फिर केमिकल नेम डालो। केमिकल नेम इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान से देखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऐसे ही आता है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला, इसका क्या होता है जी, केमिकल फॉर्मूला होता है, अब कैल्शियम है तो Ca हो जाएगा, ऑक्सी से आ गया O और क्लोराइड से आ गया Cl2, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। और फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम CaOCl2। अब बढ़ते हैं इसका थर्ड चीज, बहुत ही आसान है ना, 2 चीज तो देखो कैसे निपटा दी। थर्ड चीज हमारे पास है वो है प्रिपरेशन, यानी ये बनता कैसे है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये बनता कैसे, इसको बनाया कैसे जाता है। तो याद रखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उससे हम क्लोरीन गैस पास करा देते हैं, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर निकल जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। यही क्या हो जाता है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है। तो बड़ा ही आसान था, केमिकल नेम कर लिया, केमिकल फॉर्मूला कर लिया, प्रिपरेशन कैसे ये बना है वो भी हमने कर लिया कि ब्लीचिंग पाउडर बन गया, प्लस में वाटर निकल गया। अब सिंपल हमें इसके यूजेस की बात करनी है, उसकी बात अगर स्टूडेंट्स अब ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हर चीज याद रखनी है, कुछ भी नहीं भूलना है आपको। अगर ब्लीचिंग पाउडर नाम से ही पता लग रहा है इसका यूज ब्लीचिंग में तो होगा ही होगा। सो इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पे कपड़े वगैरह का काम होता है, तो कॉटन को ब्लीच करने में इसका यूज होता है। अगला फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, कपड़े जब धुल जाते हैं उसके बाद उसकी ब्लीचिंग कराने में भी इसका काम आता है। यानी नाम से ही पता लग रहा है दोनों ब्लीचिंग है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, यानी कहीं पे ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कर सकता
है या फिर हाइड्रोजन निकाल सकता है ना। अच्छा, इट इज यूज्ड टू किल जर्म्स एंड मेक वाटर फ्री फ्रॉम देम। अच्छा, जर्म्स को मारने में पानी वगैरह से जर्म्स मारने में काम आता है, मतलब पानी वगैरह साफ सफाई करने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरीन आ रहा है और क्लोरीन का यूज मैंने बताया था इन्हीं सब के कामों में होता है। जब इसमें क्लोरीन आ रहा है तो ये जर्म्स वगैरह तो मारना है ही, वाटर वगैरह का ट्रीटमेंट तो करेगा है ही, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको। फिर वॉशिंग सोडा आएगा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस और फिर ये चैप्टर बड़े ही मोहब्बत से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद द बेकिंग सोडा। और हर बार की तरह इस बार भी 4 स्टेप्स में सारे सॉल्ट्स को मैं निपटाने वाला हूँ। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला केमिकल नेम, दूसरा केमिकल फॉर्मूला, फिर प्रिपरेशन, देन यूजेस, खत्म कहानी, राजा रानी, पी लो पानी अगर प्यास हो रही है तो, ठीक है। अच्छा, केमिकल नेम इसका क्या है? केमिकल नेम क्या है जी? केमिकल नेम, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल नेम की। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर उसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। जोर से बोलो, जय माता दी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों नाम है, कोई भी बोल लो एक ही बात है, ठीक है। अगला है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला। इसका क्या होता है जी? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या लिख दिया मैंने? फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 होता है। अगला क्या है हमारे पास? प्रिपरेशन, यानी ये बनता कैसे है। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रिपरेशन यानी ये कैसे बनता है। हमें सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन लेना है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? नमक को पानी में डाल दो, ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। तो नमक यानी कि NaCl, इसको वाटर में डाल दो H2O, ये टोटल हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा देते हैं प्लस अमोनिया पास कराते हैं NH3, ठीक है। फिर क्या बनता है? एक तो बन जाता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसका हमें काम नहीं है। लेकिन एक और चीज बनती है जो होती है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये बेकिंग सोडा जो प्रिपेयर्ड हो गई इस मेथड से। तो आपको हर एक चीज याद रखना है। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका फॉर्मूला NaHCO3, प्रिपरेशन है ब्राइन सॉल्यूशन से CO2 पास कराओ और अमोनिया, देन अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, जिसका हमें यूज नहीं है, लेकिन इसका यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा कहा जाता है। अब धीरे धीरे इसके यूजेस की बात, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा की। तो सबसे पहले इसका यूज है बेकिंग सोडा का यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर को हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जब हम बेकिंग सोडा में एक माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड क्या होता है? एडिबल एसिड वो एसिड होते हैं जिसको हम खा भी सकते हैं। सारे एसिड को मत खा लेना, नहीं तो मजा आ जाएगा। इसलिए एडिबल एसिड्स होते हैं जो हम खा सकते हैं, जैसे कि नींबू में होता है, संतरे में होता है, टार्टरिक एसिड वगैरह होते हैं, है ना। नींबू वगैरह में तो सिट्रिक एसिड होता है, पर टार्टरिक एसिड वगैरह, सिट्रिक एसिड वगैरह, ये सब एडिबल एसिड्स होते हैं जो हम खा भी सकते हैं। कोई भी एडिबल एसिड, मैंने ये एग्जांपल लिया है टार्टरिक एसिड का, कोई भी एडिबल एसिड को बेकिंग सोडा के साथ आप मिलन कराओगे तो जो बनेगा वो बनेगा बेकिंग पाउडर। यानी बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गया होगा उम्मीद है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही बनता है। अच्छा, एक रिएक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो ये है जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। जब हम बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो ना, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर निकल जाता है और CO2 गैस निकलती है। ये जो CO2 गैस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? जो CO2 गैस रिलीज होती है वो यूज होती है टू मेक केक जो बनते हैं ना, सॉफ्ट एंड स्पंजी जो बनता है, केक फ्लफी बनता है, उसको बनाने में इसका यूज होता है। मतलब हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं केक में और फिर जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करोगे तो CO2 निकलेगी ना। देखो, बेकिंग सोडा को जब हीट करोगे तो CO2 गैस निकलेगी। जब CO2 गैस निकलेगी तो केक को फ्लफी बना देगी, सॉफ्ट स्पंजी बना देगी। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, व्हाई बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन केक्स। तो आप लिखोगे because when it is heated the carbon dioxide released during this reaction it is used to make cake soft and spongy। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक ही यूज अभी कराया लेकिन पूरा डिटेल में करा दिया है। अब कुछ और यूजेस की बात,
कुछ और यूजेस की हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के, तो कुछ और यूजेस में इट इज यूज्ड इन एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, एक माइल्ड बेस होता है, जैसे कि इनो होता है ना, जब एसिडिटी होती है इनो पी लेते हो 6 सेकंड में राहत मिल जाती है 6 सेकंड में, तो वो इनो जो होता है वो भी एक माइल्ड बेस की तरह है, यानी एसिड को बेस में न्यूट्रलाइज करते हैं सिंपल। वैसे ही एसिडिटी में आप बेकिंग सोडा को भी यूज कर सकते हो, ये भी एक माइल्ड बेस की तरह है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन एंटासिड्स, दैट्स व्हाई ये लिखा हुआ है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि ये खुद बेसिक होता है, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं आग बुझाने के जो काम आते हैं, उनमें भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। तो काफी सारे यूजेस हैं जो हमने बता दिया है, ज्यादा भी यूजेस नहीं है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो कर सकते हो। वॉशिंग सोडा, और फिर से वही 4 स्टेप्स बताऊंगा और ये सॉल्ट भी निपट जाएगा हर बार की तरह, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं इसका केमिकल नेम। याद है ना वो 4 स्टेप्स क्या है, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस। तो इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये पूरा नाम होता है इसका केमिकल नेम। लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, देखो सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हो, Na2CO3 कहते हैं। डेका के लिए आ जाता है 10.10, और हाइड्रेट के लिए, हाइड्रेट का मतलब वाटर से रिलेटेड है, तो Na2CO3.10H2O, 10 का मतलब डेका, हाइड्रेट का मतलब वाटर, ठीक है। अच्छा, ये आपको बात पता है ना, ये वॉशिंग सोडा, ये जो नाम है ये कॉमन नेमिंग होती है। जैसे मैंने कॉस्टिक सोडा कराया, ब्लीचिंग पाउडर कराया, बेकिंग सोडा करा दिया, वॉशिंग सोडा करा रहा हूं, ये सारे कॉमन नेमिंग होती है। मतलब आम तौर पर जो हम बोलते हैं घरों में, आसपास के मोहल्ले में जो बोलते हैं वो कॉमन नेमिंग होती है। जैसे मम्मियों ने बोला होगा आपको, बेकिंग सोडा के बारे में बोलती है मम्मी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, लेकिन बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या मम्मी ये बोलती है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट लाना, ऐसा कुछ बोलती है क्या, नहीं बोलती है वो, ठीक है। वॉशिंग सोडा मम्मी ने बोला होगा, मम्मी ये बोलती है बेटा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ले आओ जाके, ऐसा तो नहीं बोलती है। तो कॉमनली क्या बोली जाती है, ये सारे वर्ड बोले जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉमन नेम। सिंपल आपको याद रखना, अगर एग्जाम में ये आ गया कि कॉमन नेम बताओ, तो सिंपल जो मैं ऊपर हेडिंग डालता हूं वो सारे के सारे कॉमन नेम है हर एक सॉल्ट में, ठीक है। बाकी ये सब इसका केमिकल नेम है, केमिकली हम केमिस्ट्री में कैसे बोला जाता है इसको, ठीक है। तो 2 चीज कंप्लीट करा दी, अगला चीज क्या है, प्रिपरेशन। ये बनता कैसे है, ये बनना ये बहुत सिंपल है इसका बनाना, सबसे आसान प्रिपरेशन इसी की है। देखो इसको बनाना है ना आपको, इसको अलग कर दो, जोड़ दो, यानी Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर दोगे तो Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, ये Na2CO3 कहां से बनता है ये आपको पता है ना, बेकिंग सोडा से ही बनता है, याद करो। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि जब आप इसको हीट करते हो तो Na2CO3 बन जाता है, प्लस वाटर CO2 ये सब भी बनता है। लेकिन हमारा अगर बेकिंग सोडा को हीट करते हो यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को ही यहीं से, जैसे बेकिंग सोडा को हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनाया, इसी को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करा दोगे तो ये जो चीज बनेगी वॉशिंग सोडा हो जाएगा। सिंपल, मतलब बेकिंग सोडा से ये एक तरह से वॉशिंग सोडा भी बनाया जाता है, ठीक है। तो अब अगला स्टेप की बात करेंगे जो है यूजेस की बात करेंगे, किसके यूजेस की, वॉशिंग सोडा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की। तो सबसे पहला यूज इसका है, इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। एक बोरेक्स केमिकल होता है जिसको बनाने में किसका यूज होता है, वॉशिंग सोडा का यूज होता है। बोरेक्स सोडियम का ही एक केमिकल है, सोडियम से ही बनाया जाता है, लेकिन और ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। क्या होता है, टॉक्सिक होता है, इसलिए काफी जैसे कॉकरोचेस वगैरह को मारने में भी इसका यूज होता है। हालांकि आपको उतना डिटेल में नहीं जाना, सिंपल याद रखना है ये नाम, बोरेक्स। कॉकरोच वगैरह को मारते हैं ना, उसमें भी इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। घरों में साफ सफाई के भी काम ये आता है, नाम से ही पता लग रहा है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग में तो इसका काम आएगा ही, वॉशिंग क्लीनिंग, है ना। तो अगला क्या है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर।
देखो दो तरीके का पानी होता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, ठीक है। और हार्ड वाटर की जो हार्डनेस है उसको खत्म करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ये वाला तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और वही ऑप्शन वगैरह दे देते हैं, तो वॉशिंग सोडा पे टिक करना रहता है आपको। सो ठीक है, ये सॉल्ट भी इसी तरीके से वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट टाइप का सॉल्ट बचा हुआ है जो कि हमें डिस्कस करना है। फाइनली ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर क्वेश्चंस वगैरह के वीडियोस आएंगे, थ्योरी इसका पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खत्म होगा फ्रॉम माय साइड। अगर अपने साइड से आपको खत्म करना है तो स्टार्टिंग से सारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देखने होंगे और उसको नोट डाउन भी करना होगा, तब आपकी साइड से खत्म होगा, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी कह देते हैं, जिसको शॉर्ट में हम पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को शॉर्ट में? पीओपी। घरों में सुना होगा पीओपी ला दो घर से, वहां लगाओ यहाँ लगाओ, पीओपी लगाना सुना होगा ना। पीओपी किसी कहते हैं, तो आज तक आपको शायद फुल फॉर्म ना पता हो, तो उसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। फिर से वही 4 स्टेप्स अपनाएंगे, केमिकल नेम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस, और इसको भी हम निपटा देंगे। इसका केमिकल नेम क्या होता है? इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम होता है। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, अब इसी से बनेगा, देखो कैसे बनाते हैं हम। कैल्शियम को कह देंगे, कैल्शियम सल्फेट को कह देंगे CaSO4, हेमी का मतलब होता है आधा, तो डॉट हाफ, हाइड्रेट का मतलब वाटर, डॉट हाफ H2O। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका ये कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कॉमनली हम इसको पीओपी कहते हैं। क्या घरों में आपने सुना है कि उसको कहते हैं कि जाओ वो दुकान से CaSO4 डॉट हाफ H2O ले आओ, जाओ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ले आओ? क्या ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना। तो ये इसका कॉमन नेमिंग होती है। कॉमन नेमिंग यानी आम बोलचाल में जो हम बोलते हैं, घरों में बोलते हैं, वो इसका कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है। ये इसका केमिकल, इसका क्या नाम है? केमिकल नेम कहते हैं। ये हम घरों में नहीं बोलते हैं, बस साइंस वाले बोलते हैं, सिंपली समझ लो। केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, बनता कैसे, तो इसकी प्रिपरेशन लिखते हैं। तो ये बनता है जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम। अब ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O, ये जो मॉलिक्यूल होता है इसको कहते हैं जिप्सम, GYPSUM, जिप का सम। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O, इस चीज को हम कहते हैं जिप्सम। देखो यहाँ पे आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है। आधा होगा तो पीओपी कहते हैं इसको, 2 होता है इसको जिप्सम कहते हैं। नाम याद रखना है आपको। इस जिप्सम से ही ये बनता है। अब जिप्सम से कैसे बनता है? जिप्सम को अगर आप 373 केल्विन पे हीट करोगे, जिप्सम को अगर आप 373 केल्विन पे हीट करोगे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा? हीट करने से पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ने लगेंगे। तो क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल वाटर था, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा, बचेगा कितना? फिर आधा। तो बनेगा क्या? CaSO4 डॉट हाफ H2O, और प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो निकल गया। तो इससे हमें मतलब तो नहीं है, लेकिन ये चीज क्या बन जाती है? पीओपी बन जाती है। यानी 2 मॉलिक्यूल में से 1.5 मॉलिक्यूल जब निकल जाता है तो आधा बचेगा, उस केस में वो चीज हो जाती है हमारे पास पीओपी। क्या हो जाती है? पीओपी। अच्छा, ये दोबारा से अगर इसको मिला देंगे ना, जैसे इसको आपने हीट किया तो ये दोनों चीज बनी पीओपी, और ये फिर से इस पीओपी में यानी हाफ H2O वाले मॉलिक्यूल में 1.5 H2O और ऐड कर दूं। देखो इसमें से 1.5 निकाल दिया तो ये बन गया पीओपी, लेकिन इसमें 1.5 ऐड कर दो तो वापस से जिप्सम भी बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई इसकी, और लास्ट चीज बची जिसको कहते हैं यूजेस। तो यूजेस ऑफ पीओपी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अब यूजेस ऑफ पीओपी की बात करते हैं। इसके तो काफी सारे यूजेस आपको पता भी होंगे, आमतौर पे ये यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, ये खिलौने वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है पीओपी का। अगर डेकोरेशन पर्पस के लिए भी पीओपी का यूज हम करते हैं।
फॉल्स सीलिंग बनाने के लिए भी यूज करते हैं। जो फॉल्स सीलिंग होती है ना, नीचे से जो फॉल्स सीलिंग बनाई जाती है, उसको भी बनाने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। अगला, डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं प्लास्टर करने के लिए। जब हड्डियां टूट जाती हैं, कब टूटी थी लास्ट टाइम हड्डियां आपकी, बताना जरा। नहीं टूटी है तो हम तोड़ देंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं उन हड्डियों को जोड़ने के लिए एट द राइट पोजीशन, टू प्लास्टर फ्रैक्चर्ड बोन्स एट द राइट पोजीशन। समझ आई बात? इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपको चाहिए। उस चैप्टर पे आपको वीडियोस फिर से मिल जाएंगी। सो तब तक के लिए पढ़ते रहे, मचाते रहे, धूम मचाओ पढ़ाई से लेके, है ना। एंड हैव अ ब्लास्ट।